हाँ भाई नमस्कार, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है सर? दोनों चल रही है। और हम आए हैं आज नए प्रश्न के साथ, नए अध्याय के साथ। तो नए प्रश्न पर नया अध्याय चालू हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स। क्या चीज? सेमीकंडक्टर्स। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो नया प्रश्न पर अध्याय चालू है सेमीकंडक्टर्स। फिर मैं आपको सेमीकंडक्टर अपने आप में तगड़ा टॉपिक है, दुनिया 22 मिनट का पढ़ चुकी है और ये अब मतलब ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और लोग लगे हुए क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा करते रहना अपने पास है। तो जानना बहुत बड़ी चीज है। जो भी लोग इंजीनियरिंग करते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इसमें करते होंगे, बहुत बड़ी फील्ड होती है। अपन अपने कोर्स में जो है इसकी फील्ड लेंगे, अपने कोर्स में जो उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या मेरी बात ये है? हां सर, फिर प्रयास करेंगे तो चीजें समझनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मटेरियल साइंस ऐसा चीज है, हल्की हल्का सा शुरुआत में केमिस्ट्री और फिर कॉम्बिनेशन में जो आपको लॉजिकली समझने का प्रयास करूंगा और जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो आपको याद होनी समझाने के अच्छा तरीके से आपको फील आती है और फील आती है, आपको याद होने में आसानी होती है और कुछ चीजों को दिमाग में सेट करना होता है। पहले बात समझिए, जितने भी डिवाइसेस हैं, एवरीवेयर व्हाटएवर डिवाइसेस वी आर यूजिंग, इन कैमरा फ्रॉम व्हिच आई एम लिंक टू यू इज अ डिवाइस, राइट? आप जो लिख रहे हो, या मोबाइल देख रहे हो, या लैपटॉप पे देख रहे हो, या टैबलेट पे देख रहे हो, फ्रॉम व्हाटएवर मींस यू आर सीइंग, इट इनक्लूड्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अच्छा, क्या सेमीकंडक्टर से पहले समझे हमें जरूरत क्या? हमें जरूरत है एनर्जी ट्रांसफर की। अच्छा आप समझो एनर्जी ट्रांसफर के लिए कंट्रोल जरूरत। आप समझो बहुत ज्यादा रोशनी में फोटो लो, अच्छा नहीं आएगा, बहुत कम में लो, कंट्रोल होनी चाहिए फोटोग्राफी में। वीडियो की सही एनर्जी जानी चाहिए, आप तक तभी सही से होगी। मतलब बेसिकली वी रिक्वायर कंट्रोल्ड एनर्जी फॉर आवर normal routine life and for in the electronic devices what we basically require controlled energy. What we require controlled energy. अरे हाँ सर, ये तो हमारी requirement है सर। कंट्रोल अगर वो कम हुई तो भी मजा नहीं आएगा, अगर वो ज्यादा हुई तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। So basically we require in our electronic devices we require control energy. अच्छा, एनर्जी को कैरी कौन करता है डिवाइसेस? ध्यान से समझो, इन सभी डिवाइसेस में एनर्जी कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बहुत कंट्रोल वे में अपने को एनर्जी अगर चाहिए तो बेसिकली अपने को इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल वे में चाहिए, यानी कि अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल्ड होना चाहिए। अच्छा, एनर्जी को कैरी करने का बेस्ट तरीका डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? हां सर। अच्छा, आपको एक्सरसाइज कोई नुकसान करना है तो नुकसान कंट्रोल होने चाहिए, तभी हम कंट्रोल एनर्जी के साथ खेल पाएंगे। हमारे हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, 2 जूल 4 जूल 6 जूल 8 जूल 10 जूल। देयर सो मेनी थिंग्स वी रिक्वायर बाय कंट्रोलिंग, वी वांट टू कंट्रोल एनर्जी एंड इफ वी आर कंसीडरिंग कंट्रोल ऑफ एनर्जी वी हैव टू कंसीडर द कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द रियल प्रॉब्लम इज कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये बात हमें शुरुआती दौर में समझ में आ गई। अब शुरुआती दौर में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी निकल के आई वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, हालांकि वो पार्ट नहीं, उसमें तो नहीं घुसना है, वो शुरुआती बात समझाने के लिए बात है। याद है तो कोई पुरानी टीवी देखी तो कांच के फ्रेम पे पता ट्यूब होती थी पूरी एक, और हाँ टीएफटी मॉनिटर टाइप से एलसीडी आई, फिर एलईडीज आई। अच्छा, तो जो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी जिसमें कंट्रोल में एनर्जी भेजी जाती थी और आपको स्क्रीन पर पिक्चर नजर आती थी। अच्छा, तो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करा जाता था। अभी भी कुछ जगह वो हार्डली यूज होती है, बट फिर भी वो शुरुआती दौर की बात। तो बस हमें डिवाइसेस विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये फिलामेंट बल्ब आपने से वैक्यूम वाले बल्ब देखोगे जिसमें फिलामेंट लगा होता था, या फिर प्रोजेक्टर से आप ध्यान से देखो जो इनपे स्क्रीन प्रोजेक्ट करते थे, या फिर टीवी है, बोलो यस और नो। ऐसे आपके कैलकुलेटर है, आपका मॉनिटर स्क्रीन है, आपका लैपटॉप है, आपके कैमरे हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, देयर आर सो मेनी डिवाइसेस बेसिकली दोस रिक्वायर कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो कुछ बनाए बहुत सारे होते हैं, आप भी जानते हैं, है कि नहीं? अरे हां सर, अगर आप ध्यान दो तो इन सब में चीज दिखाई दे रही है, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो, वैक्यूम ट्यूब्स कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपना बात नहीं है और वैसे भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप मान सकते हो इसको, क्या ठीक है? फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो पढ़ने का आनंद होगा, बात को समझे हमें क्या चाहिए। सो डिवाइसेस व्हिच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द प्रॉब्लम वाज दैट वी नीड कंट्रोल एनर्जी। कंट्रोल एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंट्रोल में होना चाहिए। पहली टेक्नोलॉजी जो हमने याद करी वो इतनी आसान बात नहीं, पर उसको आसानी से पढ़ के खत्म करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स, हम क्या करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स में अपन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते थे और उनको कैथोड एनोड बनाकर बचाते, कैथोड से एनोड फ्लो करते इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफ्यूज करके कंट्रोल करते, कम या ज्यादा। अच्छा, उसकी वैक्यूम ट्यूब क्रिएट करनी पड़ती थी, वो हैवी होती थी, बहुत फ्रेजाइल होती थी, उसकी लाइबिलिटी कम होती थी। अरे हां सर, और हैवी होती तो थी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी, यस और नो? ठीक है भाई, तो देखो इस दुनिया को 2 समय लगा गया 1947 में, जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गए, सेमीकंडक्टर चिप टाइप चीजें आप समझो। अभी जो आप कितनी चीजें देख रहे हैं, ये कंट्रोल करता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पहले वैक्यूम ट्यूब क्या करती थी, ओहो धीरे-धीरे ऑब्सोल्यूट होती गई, कहानी हमारी सेमीकंडक्टर की तरफ चली गई। तो हम जो कहानी पढ़ेंगे वो नई दुनिया की कहानी पढ़ेंगे, उसको भी लिमिट तक पढ़ेंगे, उसके बाद भी बहुत है हमारे कोर्स लगता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा सिलेक्शन का सपना पूरा होना चाहिए। हां सर, बात तो बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। एक बात बताऊं आपको, सेमीकंडक्टर की पीपीटीज पे बहुत जान लगाई हम, कोई जल्दी थोड़ा कम फील आता है, फील लगाने के बढ़िया पीपीटीज एनिमेशंस बनवाए हैं, बहुत टीम ने बहुत मेहनत करी, मतलब मस्त टीम ने बहुत मेहनत करी, ध्यान दिया गया, अच्छे से बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, बराबर करना एनिमेशंस और पीपीटीज अच्छे से बनाएंगे ताकि आपको फील दिला सकूं। मैं समझाने के साथ फोकस करूंगा, मैं एनिमेशंस और लिखा हुआ ज्यादा आपको पीपीटीज पे दिखेगा, मैं ज्यादा से फोकस है क्योंकि बच्चे सेमीकंडक्टर में थोड़ा समझने में उसको तकलीफ हो जाती है, पर समझने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या मेरी बात ये है? हां, आई फोकस मोर ऑन कि आपको फील आए और पूरी पीपीटीज एनिमेशंस आते रहेंगे। तो आप ऐसे समझो, अगर स्लाइड को अपने लिख लीजिए कि 1947 से पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर लिया जाती थी। मैं बताता हूं कैसे लिखना है, आप डायग्राम बना सकते हैं, बोलो यार आपको स्लाइड के बारे में कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। आप ऐसे लिखिए कि 1947 से पहले वैक्यूम ट्यूब्स को इलेक्ट्रॉन्स के अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें बेसिकली अपने को इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। आप आगे कैसे लिख सकते हो कि हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाने के लिए एनर्जी फ्लो कंट्रोल करें, एनर्जी फ्लो कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कंट्रोल करना पड़ता है। 1947 से पहले इसको वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से करा जाता था, जैसे कि अपने पहले टीवी के मॉनिटर्स आया करते थे, अपने प्रोजेक्टर लैंप्स हुआ करते थे, अपने फिलामेंट बल्ब्स हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें करा जाता था। बोलो क्लियर है? और 1947 के बाद अपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आए। कैसे डिवाइसेस आए? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि इनके कंपैरिजन में काफी लेवल पे वो लिखा हुआ आ जाएगा, बस इस स्लाइड पे लिख लीजिए, ठीक है? पर्पस क्या है, हमें क्या चाहिए? कंट्रोल एनर्जी, कंट्रोल एनर्जी, कंट्रोल एनर्जी पहली फॉर 1947 से पहले वैक्यूम ट्यूब्स, अब कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में उनकी थोड़ी सी कंस्ट्रेंट समझ लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब कैसे काम करती है, उसको पढ़ते हैं, उसका कंस्ट्रेंट समझते हैं, उसको वही रोक देते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर हम जंप कर जाएंगे। क्या मेरी बात ये है? इस कहानी को, इस स्लाइड को यहां तक लिख लो, फिर मैं कह रहा हूं आपको, मैं ज्यादा फील करने का प्रयास आपको करूंगा, नोट्स भी अच्छे से बनाता जाऊंगा। क्या मेरी बात ये है? हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। आ जाइए, वैक्यूम ट्यूब थोड़ी कैसे काम करती है आप समझ लीजिए, ठीक है? तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ऐसे देखो तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी, ये जो हीटर होता है यहां से देखो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, हम पहले से जानते हैं, ये कहता है थर्मोडायनेमिक एमिशन, याद है कि भूल गए? अरे हां सर, तो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन बाहर लाने, हीटर से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कितनी एनर्जी देनी है वो अपन इस ट्यूब में कंट्रोल कर सकते हैं, बोलो यस और नो? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंट्रोल्ड बाय हीटिंग एलिमेंट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंट्रोल्ड बाय, यानी कि कौन सी एनर्जी, कितने और कितनी एनर्जी देनी है ये अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ये वैक्यूम ट्यूब टाइप की चीज होती है, इसकी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स है, बल्कि सेटअप है, महंगा है, रिलायबल नहीं है, टूटने का खतरा रहता है, इसमें बहुत सारे अपने नुकसान होते हैं। पर जब तक अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को नहीं पहचान पाए थे जो कंट्रोल कर पाए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, तब तक के लिए अपने लिए बहुत यूजफुल चीज थी। इसलिए इसको इसके इनिशियल दौर के इसके योगदान को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, बयान किया फटाफट।
Heater controls the ammonia emission, controls the number of electrons ejecting, and the cathode anode potential difference controls the energy which is given to the electrons. And it is conducted in a vacuum tube so that electrons does not lose their energy by colliding with other particles and all. बोलो yes or no? That is the basic idea behind this. बोलो ये क्या? अरे सोच लो. हाँ सर. बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर. अरे बोलो भाई. अरे सोच लो. सर हाँ सर. पक्की बात? हाँ सर. अरे पक्का? पक्का? ये आ गया. लो भाई. The number of electrons can be controlled by varying voltage between anode and cathode. Electron can flow only in one direction, cathode to anode. ये बात ध्यान में रखें. इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है. Vacuum is created because electron can collide with air molecules and lose its energy. ये थोड़ी सी बातें लिख लो. फटाफट उतारो. फटाफट उतारो. क्या मैंने हमेशा वाली बात मैंने? Number of electrons can be controlled by varying voltage between anode and cathode. Number of electron and their energy. And their energy. ऐसे लिख लो आप. Can be controlled by varying voltage between cathode and anode and by heater. लोग ये है वो मिक्सर होता है ठीक है उसमें ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं. इसमें एक पे बल्कि सेटअप था. ध्यान देखो ये ना इलेक्ट्रॉन को एक तरफ फ्लो कराता था ऐसे. कैथोड से एनोड. इसमें कोई तरीके से एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन को मतलब अगर अपने कैथोड में ऐसे लगा दिया इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे. देयर इज नो वे आउट केमिकल से फ्लो करा सके. या एक तरफ रोक सके. कुछ ऐसी बात अपने को समझ में आनी चाहिए. और वैक्यूम से रखते थे ताकि दूसरे किसी और पार्टिकल से कोई एनर्जी लूज ना करे. ये बेसिक सेटअप था जो काम भी करा काफी वर्षों तक. दुनिया ने काफी वर्षों तक इस तरह की टीवी पे अपने टीवी देखी. उस पे आपने नहीं देखी. अब टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो गई है आगे चली गई है. खैर कोई गलत आस्पेक्ट बता जो मैं बोला शंका. अरे सोच लो. हां सर. अरे पक्की बात. तो ये वैक्यूम की तो अगर हम इसके ड्रॉबैक्स देखें तो देखो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. बल्कि इनसाइज वैक्यूम क्रिएशन ऑपरेट्स एट हाई पावर. बहुत हाई पावर डालनी पड़ती है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए. ऑपरेट हाई वोल्टेज हाई पावर हाई वोल्टेज एक ही बात है. लो लाइफ करीब टू रहता है और लेस लाइबिलिटी. तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब. पहले समस्या समझो. कंट्रोल एनर्जी चाहिए तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉन चाहिए. पहला समाधान 90% से पहले वैक्यूम ट्यूब. पर उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो चुकी है. तो यस और नो. हां सर. अब हमारे मेन चैप्टर की कहानी शुरू होगी जिसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. डिवाइसेस में हम चर्चा करेंगे. पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है इसको समझें. याद करो आपने 3 मटेरियल पढ़ा था. सुना था आपने. कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. इनमें डिफरेंस समझेंगे. इनमें क्या बेसिक अंतर है उसको समझेंगे. इनको क्यों अलग करा गया. एक पीरियड टेबल के कुछ हिस्से मेटल के लाएंगे, कंडक्टर के लाएंगे, कुछ इंसुलेटर के लाएंगे, कुछ सेमीकंडक्टर के लाएंगे. क्या उनमें अंतर है. कैसे वो डिजाइन होते हैं. जो मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है. उस बेसिक प्रॉपर्टी को यूज कर थोड़ा ट्विस्ट टिक कर हम कैसे कंट्रोल एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं. कैसे वो डिवाइसेस बना सकते हैं. उसका लिमिटेड स्कोप आपके लिए है. उसको हम थोड़ा हद तक पढ़ेंगे. पर उसका एप्लीकेशन अनंत पता नहीं कितनी है. दुनिया में कितनी बड़ी कंपनीज रिसर्च सेंटर्स हैं जो पे काम कर रहे हैं ताकि वो और इफेक्टिवली कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर पाएं. क्योंकि जितना इफेक्टिवली वो हाथ में कंट्रोल ला पाएंगे उतना बढ़िया वो अपना डिवाइस बना पाएंगे. ओ माय गॉड उतना छोटा कर पाएंगे. कितनी कम जगह में इलेक्ट्रॉन के फ्लो कर पाएं. तभी तो अपनी मोबाइल फोन से छोटे-छोटे होते जा रहे हैं. कितनी सारी चीजें आ गई हैं. अरे बोलो भाई तो छोटा करना और इफेक्टिव करना इज द मेन पर्पस. ओके तो क्या मटेरियल साइंस ये है वो है बहुत सारी चीजें. पहले तो जो मैं बोला अभी तक क्या उसकी टीआई हम किस दिशा में जाने वाले हैं. क्या जो मैं बोल रहा हूं वो चमक रहा है. हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर. जोरदार है सर. मजेदार है सर. शानदार है सर. ये अपने जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं इनमें अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज देते हैं टू कंट्रोल द. Semiconductor devices are effective electronic devices which are used in the modern devices to control the flow of electrons or you can say to control the flow of energy. Yes or no? Yes sir. बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर. जोरदार है सर. मजेदार है सर. शानदार है सर. बोलिए. अरे पक्का. अरे मास्टर आगे बढ़ जाए. हां सर. चलो आगे बढ़ जाओ. तो बात आ गई सेमीकंडक्टर्स. पहले मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर और इंसुलेटर जो मैंने आपको बोला इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझें. याद करो कंडक्टर वो होता था जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे और वो इलेक्ट्रॉन्स करंट को फ्लो कराते थे. इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे. सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं. ये बीच की स्थिति है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की. सेमीकंडक्टर और इस बीच की स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं. कंडक्टर में कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है. सभी फ्री हैं. इंसुलेटर में कोई फ्री है ही नहीं. तो बीच वाले को ही अपन ने जैसे कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा यूज करा जाता है. वैसे ही आप ऐसा समझ लीजिए कि बीच वाले सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है. बोलो यस और नो. हां सर. तो उनका आईडिया अपन रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के माध्यम से अपन जानते हैं. आप जानते हैं रो इक्वल टू 1 बाय सिग्मा. ये बातें अपन जानते हैं. कंडक्टिविटी और इनका जो एक डेटा है थोड़ा सा दिमाग में रहे तो कोई बड़ी वाली बात रटना नहीं है. उसको दिमाग में रखो थोड़ा सा काम का आएगा. अगर अपन बात करें कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की तो 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -4 8 ओम मीटर है. काफी कम है. इसका उल्टा कंडक्टिविटी होगी 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8. समझे. बोलो भैया. ओहो बहुत कम रेजिस्टिविटी. इलेक्ट्रॉन फ्लो को करंट को बहुत कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. इसलिए कंडक्टर कहलाता है. यानी किसी रेजिस्टिविटी बहुत कम पर कंडक्टिविटी बहुत हाई. वो रेंज होती है 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 या 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8. थोड़ा सा अंदाजा रहे तो कोई बुराई नहीं है. याद रखें इसमें से कोई तीन को अंदाजा ले लो. या कंडक्टिविटी को रख लो या कंडक्शन को रख लो. मैं रेजिस्टिविटी को रख लो. दिमाग में रख लो. उसका उल्टा करके अपने आप उसका कंडक्टिविटी आ जाएगी. अगर रेजिस्टिविटी दिमाग में रखोगे तो कंडक्टिविटी दिमाग में आ जाएगी. कंडक्टिविटी दिमाग में रखोगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी. जो तुम्हें चाहिए मुझे कोई समस्या नहीं है. पर आपको डेटा दिमाग में इस डेटा का आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ आगे फील कर पाओ. सेमीकंडक्टर्स इससे कम ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर 6 ओम पर मीटर के बीच में उनकी रेजिस्टिविटी होती है. इसका उल्टा अगर अपन बात करें तो समझ में आएगी. 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -6 अपनी इनकी कंडक्टिविटी होती है. अच्छी खासी रेंज है. बहुत क्लियर. अगर इंसुलेटर की बात करें तो रेजिस्टेंस बहुत तगड़ी ऑफर करते हैं. 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 19 और कंडक्टिविटी की बहुत कम होती है. 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -11. यह डेटा दिमाग में इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई. दुनिया ने ऐसे तोड़ा इनको. हमने इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको तीन नाम दिए. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इनके यूजेज में बहुत ज्यादा अंतर आ गया. इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है. अरे बोलो भाई. अरे सोचो भाई. हाँ सर बहुत बढ़िया सर. ये डेटा दिमाग में याद होना चाहिए. आपको फायदा होगा. बोलो क्लियर है. याद होना चाहिए सर. अंदाजा अपना सही होना चाहिए. बोलो क्लियर है. हाँ कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं इसका अंदाजा ले लेते हैं कभी कभी. तो इससे अपनी फील भी आती है. कुछ बात नहीं. श्योर डेटा में तीन को दिमाग में रखना. तीन को दिमाग में रखना. बोलो क्लियर है. आप तो रेजिस्टिविटी कर लो. 10 टू द पावर -2 से चालू होकर 10 टू द पावर 19 पे जा रहा है. ध्यान से रेजिस्टिविटी. ओह तो ज्यादा सीधा होगी. 10 टू द पावर 19 सीधा होगी. ध्यान समझो. ओह ध्यान दो. यहां पे अंदाजा कितना है. 10 टू द पावर 19 से चालू होकर यहां पे अंदाजा कितना है 8 का. इसमें अंदाजा ये वैसे आप ऐसे लाइन बना सकते हैं. तो ये भी कोई बोल सकता है 10 टू द पावर 19 भी बोल सकता है कि नहीं. तो इसमें वो गैप्स आपको दिखाई जाएंगे. जैसे 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 11 के बीच में सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर है. उसमें मटेरियल पे डिपेंड कर जाता है. तो फिक्स रेंज है. अच्छा तो दिमाग में सेट रखें. मेरा इसमें कोई रूल नहीं है. आपको याद होना चाहिए. हां बोलो क्लियर. अब आप ऐसे समझो जिसमें कोई फ्री है नहीं उसको क्या कंट्रोल करेंगे. कंडक्टर में समझो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दिए कि कंट्रोल करना संभव नहीं है. आउट ऑफ कंट्रोल. सेमीकंडक्टर में कुछ फ्री है उनको कंट्रोल करना संभव है. इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओह ऐसे आप इस बात को समझो. तो थोड़ा थोड़ा है ना उसको कंट्रोल कर सकते. इसके बाद जाए नहीं उसको क्या कंट्रोल करो. और बिल्कुल बहुत सारे उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. वैसी कहानी. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. तो हम इसके बीच वाले हिस्से में आए हैं जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. कंडक्टर और इंसुलेटर की चर्चा यानी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की चर्चा अपन लेक्चर 2 में भी करी थी. बोलो यस और नो. हां याद है कि भूल गए हो. याद है सर. बढ़िया याद आ जाइए. अगर हम बहुत ध्यान से देखें
और कहानी को समझें तो देखो ये और आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्या होता है बात में आएगा आपको समझ में। स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट लाइट एंड वोल्टेज। इसने क्या बोला कि हम जो अब क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कंट्रोल करेंगे, होल्स के बारे में बात होगी, टेंशन लो, लिख लेना। इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, होल्स को कैसे मान लो कि पॉजिट्रॉन्स है। अच्छा क्या है पॉजिट्रॉन्स, ऐसा मान लो आप, मान लिया अभी क्या है। तो हमने बोला कि भैया जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंट्रोल को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हीट को वेरी करके, थोड़ा बहुत वोल्टेज को वेरी करके, थोड़ी बहुत अपन लाइट को करके, या तो सोलर सेल्स। अरे हां लाइट्स कंट्रोल अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज से कंट्रोल। बोलो यस और नो। हीट डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे जिसमें हीट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, थर्मोकपल कहते हैं उनको। अच्छी बात है। तो अपन बहुत नॉर्मल वोल्टेज, वैक्यूम में बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल हीट और नॉर्मल लाइट से वो वेरी करके अपन इस कंट्रोल, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली इसकी एडवांटेज। तो अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल। लॉजिकली हमें समझ में बात आती है, बिल्कुल क्लैरिटी है। कैन गिवन यूनिडायरेक्शनल करंट, ये क्या मतलब है? मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि अगर हम करंट इस तरह बहाना चाहते हैं, हम चाहते हैं करंट इधर से इधर आए तो जाए, और इधर से इधर आए तो रुक जाए। मतलब हम चाहते हैं इधर से करंट जाए, इधर से इधर जाए तो हमारा डिवाइस अलाउ करेगा। बाद में से पढ़ोगे तुम, तीन जंक्शन डायोड के नाम से। अच्छा हम ये चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी कि करंट कैसे आए तो ये जाने दे, पर अगर जैसे बॉल नहीं होता, किसमें पानी का बॉल नहीं होता, बॉल बॉल होता पानी के अंदर में, कैसे आएगा तो बॉल खुल जाएगा, पर ऐसे आएगा तो नहीं खुलेगा। अरे हां ये बॉल वाला काम कर सकते इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। वैसे पानी का बॉल भी लगा सकते हैं, आप ऊपर से बॉल लगा दिया। सो इन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस में हमें बॉल चाहिए होता है कि अच्छा अगर ऐसे फ्लो आए तो भैया जाए, ऐसे फ्लो आए तो ना, ये प्रोवाइड कर देता है। ये बॉल का काम कर लेता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ इट। बाद में आप इसे डायोड के नाम से पढ़ोगे, ये अपने कोर्स में आएगा। छोटी सी बात, ओहो बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, अच्छी बात। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हो गया ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, लो भाई ये हो गया। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक भाई। अब एडवांटेज जो आपने बोला इस तरीके स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे-छोटे होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेप बना रखी है, ये सब ऐसे मेरे डिवाइसेस की शेप से स्मॉल इन साइज, नो वैक्यूम मल्टी रिक्वायर्ड, ऑपरेट्स लो पावर, लो वोल्टेज, लॉन्ग लाइफ, हाई रिलायबिलिटी। बहुत सारे इसके फायदे देख लीजिए। रिलायबल होता है, एक और आता है, दिखाऊंगा, एक और यूज आपके पीछे लिखी है, आगे लिख सकते हो। अलाउ करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स इन अनदर। ओह सो यू कैन से इट एक्ट्स एज अ वॉल्व। ये सब हमें चाहिए होता है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की अपनी एडवांटेजेस है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करते हैं अपन। अब हम धीरे-धीरे क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की एटम्स की थोड़ी रिसर्च करते हैं ताकि हम समझ पाएं काम कैसे करते हैं। इसको भी फील लेते हैं, उसको फील लेंगे तभी आपको समझ में आएगा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे ये काम करते हैं। थोड़ा बहुत अपने एटम्स को समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा फील वाला और समझने वाला हिस्सा अपना चालू हो रहा है। दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। कुछ सेमीकंडक्टर के नाम आप जो बोला आपको एटम स्ट्रक्चर पे जाना है तो आपको कुछ याद होने चाहिए, जरूरत नहीं, बस ये दोनों याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम यही पढ़ोगे। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो कुछ तो अपनी एलिमेंट अपनी पीरियड टेबल में मिल जाते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट, यही हमारे कोर्स में आएंगे, यही हमारे कोर्स में आएंगे। तो बस ऐसे ही बता रहे हैं। तो मटेरियल है, एलिमेंटल मटेरियल बोला जाता है, जो पीरियड टेबल में मिल जाता है। नेचुरली अगर अपने दुनिया में उसे बोला गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे इंपोर्टेंट ये आएंगे। अच्छा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऐसे ही इसमें अलग अलग मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल के भी अवेलेबल होते हैं, वो ये है। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी बहुत सारे बनाए होते हैं, ये मैंने लिखा दिए क्योंकि ये कई बार आपके एनसीईआरटी एग्जाम में भी लिखे होते हैं, पर इनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, ये अपने काम के नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग में रख लो, थोड़ा बहुत दिमाग में रख लो, इसके बाद हम डॉट भी पढ़ेंगे। तो जो अपने लिए सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे वो होंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर मैं आपसे कह रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर कंपाउंड्स, इनसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं जिनके अपने अलग यूजेस है। अलग रिसर्च चल रही है, कोई छोटा है, ज्यादा फ्लो कराता है, कोई बड़ा है, कोई ज्यादा कम कंट्रोल दे पाता है। ये अपनी कहानी खूबसूरती अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। अपने लिए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स अपने काम के होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो अपने पीरियड टेबल का हिस्सा है, इसी के इर्द-गिर्द हम ज्यादा नाचेंगे। ये और बहुत सारे होते हैं, इसमें रिसर्च बहुत है, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ इस तरीके के भी होते हैं। आप आपको बताएंगे ऑर्गेनिक में आर्सेनिक, आईएनपी, सीडीएस, ठीक है भाई, एंथ्रासिन, डोप, हाइड्रोसाइंस, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथाइपोफीन, ऐसे लिखा होगा, स्टाइल मारने के लिए कोई रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना कि और भी तुम चाहो तो ऐसे लिखना, इतनी लिख के डरना मत, वैसे लिखना। हमारे कोर्स में ये होगा, यहाँ लिखा लिखो, और भी प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सीडीएस, जैसे कि ऑर्गेनिक एंथ्रासिन लिख लो, जैसे कि पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जैसे कि पॉलीएनिलीन और एक लिख लो बस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके लिखो ताकि आप लिखा और सीधे लिख लो, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे कोर्स को पार्ट नहीं आएंगे, हमारे कोर्स में जर्मेनियम और सिलिकॉन आएंगे, हम इजी थोड़ी करने वाले हैं, हमें कोई सेमीकंडक्टर इंजीनियर थोड़ी बनना है अभी। यस और नो? हां सर, पर ये समझ आता है कि डीप में बहुत कुछ जाया जा सकता है, पर हम बेसिक पे फील करते हैं। बोलो यस और नो? हां सर, कहानी तो समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो, देखो भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब और कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से चलते हैं। देखो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर अपन देखें तो अपनी इसमें यहाँ पे आती है, ध्यान देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो येलो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एसबी, टीई, एटी, मुझे याद नहीं, नाम याद नहीं, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो आप ऐसे लो अदर सेमीकंडक्टर्स इन आवर पूरी पीरियड टेबल बनाई जो है, पीरियड टेबल आर बोरॉन, पीएस, एसबी, टीई, एटी, बट मोस्टली वी यूज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दैट इज व्हाई वी स्टडी बोथ ऑफ देम, दैट इज व्हाई वी स्टडी बोथ ऑफ देम। हम बाकी होते हैं पर हमने पढ़ेंगे नहीं। ओह इस टेबल में अपने मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये अपने सेमीकंडक्टर, ये अपने सेमीकंडक्टर्स जो कि जिनमें लाया गया था किस रेंज के बेसिस पे, रेंज के बेसिस पे भाई साहब, भाई और बहनों, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। और हां सर, 10⁻⁵ से 10⁻⁶ तक जा रही थी। याद रखिए वो ये है, पर हम दो पढ़ेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, और मैंने याद रखेंगे और भी बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपने पॉलीमर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आजकल आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड्स भी होने लगे हैं, जिसमें भी अपन इम्प्योरिटीज डालेंगे, अपने को समझ में आएगा थोड़ा बहुत। वो जो मैं बोला क्या चमका, हां ये बात तो अपने नेवरॉन कंट्रोल एनर्जी चाहिए, वैक्यूम ट्यूब आती थी, उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस चाहिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस का फायदा क्या होगा समझ लिया, सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत सारी चीजें हो सकती है मटेरियल से, उसमें एलिमेंटल में भी सेमीकंडक्टर बहुत सारे होते हैं, दो ही हमारे काम के जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते चलते हैं, ऐसे अपन नेवरॉन को डिजाइन अपनी कहानी और उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे जो अपने कोर्स का पार्ट होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। मैं क्या समझाना चाह रहा है समझिए। इसमें कहानी में सुनाया जा रहा है कि बोर मॉडल हमने पढ़ा था, याद है कि भूल गए? हां सर, बोर मॉडल पढ़ा था। तो हमारा बोर मॉडल अगर आइसोलेटेड एटम है तो कहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो अलग-अलग स्टेजेस में होता है, -13.6 Z², -3.4 Z², -1.55 Z², याद है पूरे मॉडल में? उससे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स है उस इलेक्ट्रॉन की, और ये कैन से कि एटम के डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। अरे हां सर, तो हमने
कि अगर अपन बोर मॉडल की कहानी को समझें तो कोई भी आइसोलेटेड एटम जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट वो आइसोलेटेड एटम है। ये कहानी उन्होंने बोली जो मैं सही लगी। लोग इन आइसोलेटेड एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट इट इज रिवॉल्विंग। हां सर हम ये जानते हैं बिल्कुल सही। बोर मॉडल के हिसाब से सोचे तो हम जानते हैं एनर्जी स्टेट किस तरीके से काम करते हैं, n1 ये वो, अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बोलो क्लियर है। इतनी कहानी नहीं जरूरत बस इतना लिखिए कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, if we consider Bohr model is our base, then for an isolated atom we can say that electrons discrete energy, discrete levels, discrete energy based on the orbit in which it is revolving, and that is fixed. So every orbit, if it is containing electron, it has a fixed energy, it has a fixed energy. -3.6, -3.4, कोई एनर्जी स्टेट हो गई -3.6, तो -3.6 पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा या -3.4 पे मिलेगा। अगर मैं एडिशन की बात करें तो या दूसरी नहीं मिलेगा, या -3.6 पे मिलेगा, फिर -3.4 पे नहीं मिलेगा, फिर -1.5 पे मिलेगा। ऐसे ही सबकी एनर्जी स्टेट डिफाइन होगी। So for an isolated system, if we consider Bohr as our base model, we can say that electrons are present electrons are revolving in a particular circular orbit, or we can say they have a fixed definite energy levels. अरे हाँ सर, तो ये बात लिखी गई। आइसोलेटेड एटम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट लाइक स्ट्रेट लाइंस। अगर मैं हर एक एनर्जी स्टेट को ऐसे बनाऊं तो अपन उसको स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं। बोलो क्लियर। ये कहानी में समझ में आती है फॉर एन आइसोलेटेड एटम। पर धीरे-धीरे कहानी को मैं सिर्फ ले जाऊंगा कि ये इस साइड में बस ये लिखा था आपको जो मैंने अभी बोला कि बोर मॉडल के इसको बेस मानते हुए हम समझे और हम जानते हैं कि आइसोलेटेड एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है जिसे अपन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं। उनके बीच में कहीं भी लाई नहीं करते हैं। ओके, सो एवरी एनर्जी स्टेट लाइक 13.6, -3.4, -1.51 वी कैन कंसीडर इट एज अ लाइन। याद रखना -3.6 के साथ लाइन। सो दीस आर कंसीडर्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ओके, बात तो सर आपकी सही है सर, सही लग रही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह सर। अब क्या करें, सुनो अब कहानी को सुनो, अच्छा लगेगा, जोरदार लगेगा, शानदार लगेगा, जबरदस्त लगेगा। बोलो क्लियर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो -3.4 पानी जल्दी समझ में आएगा। ये देखो कैसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई करते जाओ, आता जाता है। थोड़ा बहुत आसपास के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं क्योंकि हमने वो मॉडल पढ़ा था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। पर फिर भी अगर कोई आइसोलेटेड एटम ले लें, सो व्हाट वी नो इज दैट फॉर एन आइसोलेटेड एटम electrons revolving around it are in fixed orbits, or we can say they have a discrete energy levels. It is not that they can acquire any random energy. They have particular levels in which only on these energy levels they can revolve. ये बात हमें समझ में आ बोलो yes or no, because they have a fixed structure. They have one atom, they have an electron along with some of the different electrons, so they have different energy levels. So either they will in X, they will in Y, they will in Z. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें, करते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, तो क्या भैया मिशन बना के सारे मिशन आपको नहीं बनाने। ये सब लिखो जो मैं आपको बोला है, कहानी को एक एटम को बनाकर। ओ इससे पहले साइड की थोड़ा सा बनाओ चाहो तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब पर जब सोचो, मान लीजिए मैंने सिलिकॉन लिया, जर्मेनियम लिया, क्या एक सिलिकॉन का एक एटम अपन लेंगे? नहीं। क्या जर्मेनियम का अपन एक एटम लेंगे? नहीं। अपन क्या सिलिकॉन जर्मेनियम की अगर अपन बात करें या किसी भी बड़े स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक एटम होता है, बहुत सारे, कोई और दूसरे एटम की बात कर लेंगे, बहुत सारे एटम होते हैं। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। ओहो, मैंने उस बेटे का 1 ग्राम भी लिया ना तो आपको अरबों खरबों एटम्स मिलेंगे जो आपने जुड़े होंगे पास। 2 से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी होते हैं बस। अरे हां, बिल्कुल पास 2 से 3 भाषा नहीं है, एंगस्ट्रॉम चल रहा है अपने पास। तो सोचो अगर मेरे आसपास हजारों या मेरे आसपास समझो 8 10 20 और एटम्स हैं जो बिल्कुल 2 3 एंगस्ट्रॉम पास में हैं, क्या मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होंगे? हां सर, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर उनसे इन्फ्लुएंस होंगे तो जो आइसोलेटेड सिस्टम वाली कहानी थी कि हमारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड है तो एक ही न्यूक्लियस है। पर अगर मेरे आसपास 8 10 और न्यूक्लियस आ गए तो क्या मेरे इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्क्रीट एनर्जी देखा तो उसको ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका एनर्जी स्टेट कुछ और अलग हो सकता है। अरे हां, तो -3.6 वाली कहानी थी आइसोलेटेड के लिए थी, अब उसका एनर्जी स्टेट कुछ और अलग हो सकती है इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं कहानी को उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, आपको बात समझ में आनी चाहिए। सुने, आगे बढ़े, देखें, देखो ध्यान से। सो एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल्स को समझने का प्रयास करो। जो मैंने बोला वो यहाँ देखो, मान लीजिए आपके ऐसे बहुत सारे एटम्स, थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये जूम भी कम से कम 2000 गुना होगा जैसे दिखाई दे रहा है। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर। इन क्रिस्टल एटम्स कम टू 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम। तो मैं आपसे ध्यान देना, एनिमेशन कैन गिव यू अ फील एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैव सम न्यू इंटरैक्शंस। और मैं ध्यान से सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ताकि मैं आपको ऐसा एहसास दे रहा हूं कि बहुत टफ स्ट्रक्चर में समझ में आए और ऐसे तो प्रयोग ना करूं जिससे आपको लगे कि हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। आपको बहुत सोच समझ के शब्द और एनिमेशन को मिक्स करके दे रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। बोलो क्लियर। हां, ऐसा कोई क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे एटम है, बोलो है कि नहीं है। इसमें कहानी को किस तरह ले जाएंगे पहले मैं समझाता हूं, एनिमेशन को आपको सपोर्ट सिस्टम दे दूंगा। कहानी में ये बोला गया कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो एवरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट एंड इट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, देन अनदर हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। मान लीजिए कि ऐसा समझो कि आप एक एटम है जिसमें मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन समझो 20 एनर्जी स्टेट है और वो फिक्स्ड है, या तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। पर अगर ऐसे एटम्स अनंत आसपास हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके आसपास वाले न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है और इससे भी हो रहा है। अच्छा, ये समझने का प्रयास करा गया और ये एक्सपेरिमेंट देखा भी गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे अपने खुद के एटम्स के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन और दूसरे एटम्स और न्यूक्लियस से इंटरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है ना तो इसके आजू बाजू के न्यूक्लियस उनकी सिचुएशन अलग होगी, जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है उससे उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। सो एवरी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद अदर एटम्स प्रेजेंट अराउंड देम एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट एंड यूनिक। अच्छा, फिर से समझना। When we consider a crystal or a material, it does not consist of only a single atom. It consists of large number of atoms packed at a distance of 2 to 3 angstrom gap in every atom. So what we can say that every atom electron which is revolving is basically, you can say every electron which is revolving around it is interacted with different atoms present around it. But the situation of interaction for every electron is different. So its energy, orbiting energy, is different from every other electron present in the crystal. मान लो कि वो जो आपने मसाला दिया उसमें 50 लाख इलेक्ट्रॉन थे, बहुत कम नंबर है, ऐसे समझो, सुनने में बड़ा लग रहा है। मान लो 50 लाख इलेक्ट्रॉन थे, तो आप समझो 50 लाख इलेक्ट्रॉन का हर इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन का पैटर्न विद अदर एटम्स, न्यूक्लियस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज यूनिक आउट ऑफ 50 लाख, यू कैन से, एंड इट इज यूनिक, इट मींस इन दिस स्ट्रक्चर 50 लाख एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट। ओह माय गॉड, क्या कुछ बात समझ में आई? अरे हां सर, अब उदाहरण कैसे बोल दिया जाए जो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लिखाओ, मेरे टेंशन मत लो उस बात।
मैं ज्यादा लिखा हूं कि मैं उसको स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहता हूं। बोलो भैया हां सर, तो मैं आपको फोकस ज्यादा फील करने दो। देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम्स, देखो द न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम्स हो हैव न्यू इंटरेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव न्यू सम न्यू इंटरेक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम्स द न्यूक्लियस ऑफ नेबरिंग एटम्स। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इंटरेक्शन आसपास वाले इलेक्ट्रॉन से भी होगा और इस इलेक्ट्रॉन का ऐसा समझो, इसको समझो, इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन क्या इस न्यूक्लियस के साथ भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है अपने आप में इसका यूनिक इंटरेक्शन है विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड विद डिफरेंट न्यूक्लियस, सो इट हैज अ डिफरेंट एनर्जी स्टेट फ्रॉम ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल। ओह, इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए जो मैंने बनाया है, या आप ऐसे भी कहानी लिख सकते हो। जब एक आइसोलेटेड एटम होता है, जब एक आइसोलेटेड एटम होता है तो वो ध्यान सुनना, जब एक आइसोलेटेड एटम होता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एनर्जी स्टेट फिक्स होती है। और जब ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में उसके आसपास एटम्स होते हैं तो उसके हर एक इलेक्ट्रॉन का बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन यूनिक होता है। और वी कैन से दिस यूनिकनेस ऑफ इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लीड्स टू अ यूनिक एनर्जी लेवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ओह, बात तो सर आपकी सही लग रही है। इस कहानी में एक दो तीन इलस्ट्रेशन से आपको समझाऊंगा ताकि आप फील कर पाओ। जरूरी किताबों से समझ नहीं आती तो बच्चा फील नहीं आता तो फील करके आगे समझ नहीं पाता मैं क्या कह रहा हूं, वो बहुत रोबोटिक हो जाता है चैप्टर को समझने के लिए। कोई फील करो तो अच्छा लगेगा। इसके साथ बैठकर हमें फील आती है, जो उसकी बातें हमें अच्छे से समझ में आती है, तो जिस चैप्टर में हमें फील आने लगेगी कि हो क्या रहा है तो उससे हमें प्रेम होने लगेगा, प्रेम होने लगेगा तो उसे समझने लगेंगे तो जब भी उसके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उसका उत्तर देने में आसानी होगी। तो प्रेम करिए अपने सब्जेक्ट, अपने अध्याय से, मास्टर से। अरे यस और नो सेक्शन कर लो भाई साहब, सेक्शन लेके भाई साहब मेरे से मिलने आना है। तो भाई साहब जो जानते हैं तुम आओगे नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे मिलने? हां सर आएंगे सर, पक्का सेक्शन लेके आना है, बिल्कुल पक्के से, ईमानदारी से सोच लो। हां जरूरत नहीं करोगे क्या जाइए, मैं बाबू हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। इतनी मेहनत तुम्हारी पीपीटी और करने में लगाते हैं, बेकार तो नहीं जाएगा? नहीं सर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल दिखाने नहीं, देखो जूम करके दिखाया। So each atom has a unique position, okay, and each electron has a, याद रखो each electron has a unique position, बिल्कुल सही बात है। और देखो तो each electron has a unique interaction, बिल्कुल सही बात है। ओह, each electron has different energy level even when they belong to same subshell of isolated atom। यानी कि मैं बोलूं कि राम के सेकंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है और श्याम के सेकंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, उनके दोनों के एनर्जी लेवल अलग-अलग होंगे क्योंकि उनके इंटरेक्शन यूनिक हैं। ये कहानी समझाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसको बनाने की जरूरत है वाली बात, इसको ऐसे लिखो तो समझ में आए। देखो सीक्वेंस लिखवाया है, देखो so their energies are slightly greater or smaller than their original energies in isolated system। तो हमने ये पाया कि मान लीजिए -13.6 था तो इनकी एनर्जीज कुछ ऊपर नीचे कुछ हो सकती है जो आपके ओरिजिनल आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं होगा -13.6 की 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा नहीं होगा, पर कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। -13.67 किसी -13.8 इस तरह के ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। तो क्या कहानी समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, जोरदार आ रही है सर, समझ में आ रही है सर, शानदार सर, अच्छी बात। अरे उतार लो, अरे पक्का बिल्कुल ऐसे उतारना लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज, ताकि आपको फील आ जाए। मैंने आपको समझा, मैंने दिया था, लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है, दे रहा हूं। ओके सर, अब देखो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक स्पेशल इलस्ट्रेशन लेके थोड़ी सी और कहानी को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप उस बात को अच्छे से समझ पाओ। धीरे-धीरे आपको कहानी और अच्छे से समझ में आने लगे। एक एग्जांपल क्या लिया, मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम के स्ट्रक्चर को आप याद करो, आपको शेल में पढ़ने आता है। 11 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6, या के शेल है एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे अपन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एल वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। आपके सामने कहानी ऐसे बना होता है, आइसोलेटेड स्टेट में कहानी, आइसोलेटेड स्टेट में ये कहानी है, बोलो क्लियर है? हां, अब ऐसा इमेजिन करो कि अगर मैं सोडियम एटम जो आप जानते हो उसका 1 मोल ले लूं, 1 मोल का मतलब या 6.023 × 1023 एप्रोक्सीमेटली 6 × 1023 ले लो, बोलो यस और नो। अगर मैं उसे 6.02 × 1023 तो ऐसा मत समझना कि सोडियम जो बने 11 ग्राम होगा, बस 11 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 मोल। ओहो, 11 ग्राम तो होता है नहीं, 22 ग्राम के आसपास डबल लेते हैं ना, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन होगा 22 ग्राम के आसपास, इज अप्रोक्सीमेटली 1 मोल। वैसे 23 ग्राम होता है शायद इसका ना, ठीक है। तो 22 ग्राम अप्रोक्सीमेटली 1 मोल, ऐसा आप समझें। अरे हां, दैट कंसिस्ट ऑफ 6.023 × 1023। तो मैं कह रहा हूं थोड़ी सी आपको एटम्स, कितने एटम है? अच्छा 22 ग्राम कोई बड़ी चीज नहीं है, आप याद थोड़ी सी देखिए कैसे 22 ग्राम आ जाए। अरे हां, उसमें 6.023 × 1023 एटम्स है। अब उनको आप इतनी सी कॉम्पैक्ट कर लो, ओए होए होए, हिलाइए। अरे हां सर, बात बिल्कुल सही। तो उसमें इतने सारे एटम है, तो उसके सब इलेक्ट्रॉन्स ध्यान समझो, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स का होगा, लॉजिकल। जैसे जैसे हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे उनका इंटरेक्शन कम होगा विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स या न्यूक्लियस। आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, कौन से इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होंगे? तो सबसे ज्यादा बाहर होंगे, फिर उनसे कम, फिर उनसे कम, तो सबसे ज्यादा होगा, उसका इंटरेक्शन बहुत कम होगा। तो सोचो जो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आउटर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 6.023 × 1023 इलेक्ट्रॉन्स है, हां है। अगर ये सोडियम की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा एनर्जी डेग्रेड कर सकती है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अरे हां सर, सबसे ज्यादा, बोलो यस और नो, सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं होती है -13.6, अगर हाइड्रोजन का -13.6, -13.3.4, -1.51, -45, और हां दैट इज 0 की एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा। और उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी आएगा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा। यानी कि सोचो क्या उनमें जो एनर्जी लेवल्स होंगे, मान लीजिए कि सबसे आउटर जो इलेक्ट्रॉन है 6.023 × 1023, उनका जो एनर्जी गैप होगा, उनमें जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे, वो क्या जो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी थी उससे सबसे ज्यादा डेविएट होंगे। उसके अंदर वाले कम, उसके अंदर वाले और कम। जैसे आप में 2p6 और बाहर मानते हैं, 2s2 और सिक्योर मानते हैं, बोलो यस और नो। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है, जबरदस्त। ओह, बात तो सर समझ आ रही है, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। लो भैया देखो बात को समझना क्या कह रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 3s इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें देखो आपने 1 मोल लिया मान लो, तो 3s में आप ऐसे समझो वी हैव 6.023 × 1023 एनर्जी लेवल्स। अरे हां, अगर तुम 2p में देखो वी हैव 6 × 6.023 × 1023 एनर्जी लेवल्स। 6 क्यों? अरे p वाले एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन का यूनिक बिहेवियर होगा? तो क्या ऐसे ध्यान समझो 6.023 एटम्स है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ये वाले p वाले 2p लेवल में कितने होंगे? उन पे कितने एनर्जी लेवल क्रिएट हो सकते हैं? 6 × दिस, ऐसे 2s2 में कितने होंगे? वी हैव अगेन आप समझ गए 2 × वी हैव 2 ×
6.023 into 10 to the power 23 एनर्जी लेवल्स। पर सोचो सबसे ज्यादा नंबर तो ये होगा, समझ में आ गया देखो 3s में 6.023 into 10 to the power 23 एनर्जी लेवल बन गए। अरे पर क्या वो अपने जो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी थी, ये वाली आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम है ना, इसके आजू बाजू बनते हैं बहुत सारे, पर सबसे ज्यादा किसमें आजू बाजू में बिखराव हो सकता है 3s वाले। हाँ, उससे कम 2p वाले में, उससे कम 2s वाले में, उससे कम 1s वाले में। 1s वाले में तो मानते ही होगा ही नहीं, सबसे इनर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मानेंगे, वहां से इंपैक्ट नहीं होता अंदाजन। हमने देखा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। कहानी को फिर जाने का प्रयास करना देखो। सुमन मोनोसोडियम कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 crystal atoms, उसी कहानी को समझे। अब देखो उसमें क्या 623 energy lines placed over close to each other which appear as a continuous energy band। ये समझो, ये इसमें से बहुत सारे ये बैंड बन गया एक, जिसमें 6.023 ऐसा समझो कि मान लो 3s की एनर्जी थी, मान लीजिए 3s की एनर्जी थी, मान लीजिए 3s की एनर्जी थी -30, तो -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बनाएगा, समझो ऐसा समझो, गैप बना करीब ऐसा समझो कि -30 का बन गया मान लो -28 से -32, इसमें इतने एनर्जी लेवल आ गए। ओ माय गॉड, अरे हाँ क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, पक्की बात, अरे गारंटीड। हाँ सर इसलिए लिया है सर, शानदार, ऐसा देखो एनर्जी बन गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अंदाजा उसको बोलो। अच्छा देखो 2p में समझ में आया क्या क्या -20 डिफरेंट एनर्जी बैंड कितना, इसमें भी कितने बने होंगे मैंने आपको बताया, इसमें कितने बने होंगे, और देखो गैप कम हो गया, डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी से चलो -20, यहां पे कितना था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंदाजन, पर यहां पे बैंड कितना हो गया, कम क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेक्शन आउट से कम हो गया, पर क्या बैंड इसमें ज्यादा हो सकते हैं वो अलग बात, फिर और कम हो गया, और ऐसा माना गया कि 1s में कोई गैप में अंतर नहीं आया। क्या ये कहानी समझ आई है? इसको समझना पड़ेगा भाई साहब, ये फील करना पड़ेगा, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फील करने का प्रयास करा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर क्लियर है सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, जबरदस्त सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चले, बढ़ते चले, देखो भाई, वाह भाई, सोच रहे भाई, ओ चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई, जबरदस्त भाई, ओ हो गया, अरे पक्का, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, ये बात बोलो आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर। सो इनर इलेक्ट्रॉन नियरली रिमेन अनअफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स, ये पहले भी बोल दिया था, इसको समझना है, ये कहानी समझ आएंगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो बैंड की एनर्जीज में डिफरेंस आता है उसका इलेक्ट्रॉन्स का लॉजिकली, बिकॉज़ दे हैव द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद अदर्स, यस और नो, एज यू डीप डाउन इनटू द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स द एनर्जी बैंड गैप रिड्यूसेस, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस, ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला बैंड गैप, एनर्जी लेवल बैंड गैप बना, इसके अंदर 3s के इलेक्ट्रॉन्स लाई करे तो कहता है 3s इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बैंड गैप, उसके बाद क्या कहता है 2p इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बैंड गैप। अच्छा वो बैंड गैप सबसे ज्यादा होगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, क्यों होगा लॉजिकली आपको बात समझ में आती है। अब एक बात आपको धीरे-धीरे समझाता हूं, तो हमें बात समझ में आ गई, इस कहानी से हमें यह समझ आया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो में सबसे ज्यादा रोल आउटर इलेक्ट्रॉन्स का है। अब हम उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या फ्लो कराने में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, उनको चेक करना सबसे आसान होता है, तो वही क्या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बनाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकल के जाता नहीं है इलेक्ट्रॉन के फ्लो कराने में, वो तो एटम से चिपका रहता है, सबसे ज्यादा किसी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे आउटर ही होंगे, तो हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बैंड की चर्चा करेंगे, वो हमारे समीकरण की नींव रखेंगे। अच्छा अंदर के भी हो सकते हैं, पर हम ऐसे समझे उसमें होता क्या, उसको मैं समझने का प्रयास करूं, ध्यान समझो। हाँ सर ये कहानी ऐसे धीरे-धीरे स्ट्रक्चर में समझ में आई, कंट्रोल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर उठा के लाया यहाँ पे, एटम्स की एनर्जी को समझा, उनकी एनर्जी लेवल को समझा, अगर क्रिस्टल बन गया तो क्या हुआ उसको समझा, फिर वो कैसे टूटे उनको हमने समझा। सबसे आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बैंड गैप सबसे ज्यादा होता है, और वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कंस्टिट्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे। सोडियम का एग्जांपल लेके तो आपको इस कहानी को समझाया था, और ये समझाया था कि एनर्जी बैंड गैप वैल्यू डिक्रीजेस एज वी गो इनटू द नियर टू द न्यूक्लियाई। नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट एनर्जी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये कहानी समझ आई है? हाँ सर समझ आई है सर, बढ़िया लग रहा है सर, 3s1 ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या है ध्यान से सुनना बिफोर मूविंग टू अनदर स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा समझो कि आउटर जो ऐसा आगे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए, ये बात समझ में आती है, पर उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते। समझना पहले एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात हो रही थी भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराता कौन है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी बैंड गैप है, हां उनमें से मान लीजिए आउटर शेल में 6.023 1023 इलेक्ट्रॉन्स है, सारे थोड़ी फ्लो करने लगते हैं, सप्लाई लगाने पे, हीट देने पे, वोल्टेज लगाने पे, या लाइट गिराने पे, हां हीट देगी ना एनर्जी देगी, थोड़ा वोल्टेज लगा दिया, थोड़ी हीट देती, थोड़ी लाइट गिरा दी, क्या सारे आउटर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे? कुछ दौड़ेंगे, जो नहीं दौड़ेंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, उस आउटर इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी स्टेट, और कुछ जो ऐसी अपर एनर्जी स्टेट में होंगे जो फ्लो हो जाए, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर में होते हैं और फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो जिन लेवल्स में रहते हैं वो जाहिर सी बात है नीचे वाले लेवल होंगे, क्योंकि ऊपर जाने की एनर्जी बढ़ रही है, वो कहलाता है बैलेंस बैंड। ओहो बैलेंस बैंड मतलब एटम से भी वही है, मतलब आउटर है, हां इसको थोड़ी एनर्जी दे दे तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे बैंड्स जिनमें अगर ध्यान सुनना, ऐसे बैंड्स जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट विल टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्ट्रॉन फ्लो, दीस बैंड्स आर नोन एज कंडक्शन बैंड। कहानी समझ आई? एनर्जी बैंड व्हिच इज अबाउट बैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड व्हिच इज फाइनल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझना बच्चे समझो, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, सो अपन समझे दे कैन टेक पार्टिसिपेशन ऑन, ये तो किताबी डेफिनेशन है, मैं फील डेफिनेशन बता रहा हूं। पहले समझो वो बैंड क्या था उसको फील करो, उसमें बहुत सारी एनर्जी है उसको समझो, उसमें कुछ ऐसी एनर्जी नीचे वाले जिनमें इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो में
कंडक्शन में यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी एनर्जी उधर ले जाने में मदद नहीं करेगा, वो करेंगे मैनेजमेंट। पर कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर वालों में होंगे जिनके पास एनर्जी स्टेट होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी उधर ले जाने में मदद करेगा, वो कहलाएगा कंडक्शन बैंड। ओहो, वैलेंस बैंड मतलब स्टिकिंग टू द वैलेंसी ऑफ एटम। अरे हां सर, क्या ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समझ में आ गया? वैलेंस बैंड अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है या आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, समझ आया? क्या ये कहानी थोड़ी ढीला है, करने आपको दिखा दिया, अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो पूरे लेक्चर वाले भाई साहब किताबों से समझ नहीं आएंगे, बाद में भैया एनिमेशन बना के फिल्म के साथ समझने का प्रयास कर रहा है ताकि आपको डर लगे। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, गड़बड़ी करूंगा, तो सारे लेक्चर लिए तो गड़बड़ी करूंगा चैप्टर में भी, बड़ी आराम से तसल्ली से फील के साथ पढ़ाऊंगा, विदिन सिलेबस पढ़ाऊंगा, थोड़ा सिलेबस जस्ट पढ़ाऊंगा बस, ताकि थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आप कर पाओ, फील के साथ पढ़ाऊंगा, क्लियर? अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हां सर, बिल्कुल पक्की बात सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, शानदार लॉज हो गई। अब देखो अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मनी, याद है क्रिएटिव लेवल दिखाई देती है सिलिकॉन प्रेजेंट में पहुंचने तरीका दिखाई देता है, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। चलिए सिलिकॉन प्रेजेंट है हमारे पास, हमारा सेमीकंडक्टर, इसको अपन जूम करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको जूम करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझिए, देखिए, फील करिए, फिर से वही कहानी, एक सिलिकॉन एटम हो तो उसकी एनर्जी क्या फिक्स्ड है। अगर बहुत सारी क्रिस्टल में हो तो कहानी क्या होगी, आपको मैंने सोडियम के हिसाब से समझाई, ताकि आप दूसरी बात सिलिकॉन की सुनो, सोडियम की स्किप कर देता तो भी समझ सकता था, और सोडियम की इसलिए सुनाई ताकि आपको एक बार फील आ जाए, ताकि आप ओरिजिनल कहानी में आ रहे हो, तो पहले यूज आएगा सिलिकॉन जर्मेनियम, तो आपको स्ट्रक्चर की कहानी समझ में आए। और हां, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे आता है ना स्ट्रक्चर में, सिलिकॉन का समझ अच्छे से ध्यान करो, ये अपन ने जूम कर लिया, ओहो ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर है, ये उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, समझे, 1s2 2s2 2p6 2 8 10 10 और 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 और आउटर में कितने? ये वाला, ओहो ओहो, आउटर में ये वाले हैं, हमें पता है आउटर वाले का खेल ज्यादा है, इसलिए उसी तरह चल होता है, समझ में आता है। एस शेल या फिर पढ़े होंगे, ये तीन पी क्यू के दो दो बढ़ते हैं, ऐसे दो भरे होते हैं, कैसे बढ़ते हैं आप सब लोग जानते हैं इस बात। अरे हां, तो इन चार इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करेंगे, ये चार आठ इस दुनिया में चार ही थे, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह बनाने की कहानी चलती है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, क्लियर? सो कंसीडर SI क्रिस्टल कंटेनिंग n एटम्स, कंटेन्स ऑफ SI, आप ऐसे समझो कि SI में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n है, n एक मूल्य का ले लो 10^23 10^24 के स्ट्रक्चर का, ऐसा आपने माना, अंदाजन करवा। अब हुआ क्या, समझने का प्रयास करें कि जब इन n एटम्स को ध्यान समझना, जब इन n एटम्स को मिलाया गया तो हर एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अरे हां सर, पर बेसिकली अगर आप आउटर शेल की बात करो तो उसमें 8 एनर्जी लेवल्स अवेलेबल थे, 8 एनर्जी लेवल्स अवेलेबल, याद है? उन 8 में से आप समझो 4 में अपने 8 एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में नहीं थे, आइसोलेटेड सिस्टम की बात। तो आउटर शेल में 8 एनर्जी लेवल प्रेजेंट थे, आप समझो एनर्जी लेवल्स को समझो, 6 p में 2 s में। अब आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो शिफ्ट कर जाते हैं। हां सर, तो 8 एनर्जी लेवल्स थे, एक एटम, कितने एटम थे? 8, सॉरी n। जब अपना इंटरेक्शन का इधर तो आउटर शेल में कितने एनर्जी लेवल्स बना लिए, बोलो कितने एनर्जी लेवल्स बना लिए, बताओ कितने बना लिए, बोलो समझाने की फिर बोलो कितने बना लिए। उन्होंने, मैंने जब आपको सोडियम पढ़ाया था तो मैंने उसमें आउटर 3s1 एक इलेक्ट्रॉन लिया था, हालांकि वहां पे भी ज्यादा एनर्जी लेवल ले सकता था, समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब आगे थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं। अच्छा हां सर, आगे आप एक बार फील करके सोचो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो 8 एनर्जी लेवल्स थे, अरे कितने थे? 8 एनर्जी लेवल, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। इस 8 एनर्जी लेवल अगर 8 एटम्स में है और सबके यूनिक इंटरेक्शन है तो क्या 8n एनर्जी लेवल्स बन गए? 8n एनर्जी लेवल्स फॉर आउटर शेल। ओह, तो यही आउटर शेल होता है जिनके एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड या फिर कंडक्शन बैंड बनाते हैं। अरे हां सर, बात तो आपने बिल्कुल सही कही, जोरदार कही, मजेदार कही, शानदार कही, जबरदस्त, बोल क्लियर? अरे सोच लो, हां सर, बिल्कुल सही सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त। आप देखो आंसर ने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट ऑफ ईच एटम, 4n इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट ऑफ s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, 8 2s + 6p आउटर एनर्जी लेवल अवेलेबल इन ईच एटम, 8n 2n s 6np आउटर एनर्जी लेवल अवेलेबल इन SI क्रिस्टल। तो मैंने बोला वही कहानी आई है, बोलो यस और नो, चाहो तो कैसे लिखो, चाहो तो जैसे तुम इसे सिखा दो, अरे मैं बात बोल दी, वापस समझ में आ गई, बोलो क्या है? फिर मैं सोडियम में मैंने जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो वहां पे भी अवेलेबल थे और ज्यादा एनर्जी लेवल, तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ताकि आप बात को समझ पाओ, ठीक सर? ये बात समझ आ गई, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा, शानदार लगा, जबरदस्त लगा, मजा आ गया सर। अरे पक्की बात, हां सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब क्या करें, चलो भाई बाबा करो, देखो भाई, अरे भाई, सोचो भाई, देखो भाई, ओहो काट लो, गाड़ी आया तक, ये बढ़िया, शानदार, अच्छी बात। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? हम जानते हैं इस 8 एनर्जी लेवल्स में से 4n फील्ड है और 4n आर वेकेंट, ये हमें पता है। 4n फील्ड, 4n आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन, 4n आर वेकेंट विद 4n, ये n6 10^24 10^23 के स्ट्रक्चर पे चल रहा है, और उसमें 4 ही भरे, 4 खाली, तो आसपास आए तो 8 एनर्जी लेवल्स थे और 4n भरे थे, 4n खाली थे। इसलिए याद करो, मैं आउटर शेल में नंबर ऑफ भरे उसमें सब में इलेक्ट्रॉन ये जरूरी नहीं है, कुछ में थे, कुछ में नहीं थे, ठीक सर, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर। ओके, और मेरे ऐसे चक्कर करी जाएगी कि जिनमें वैलेंसी से यानी एटम से जुड़ा है, जिन एनर्जी स्टेट्स में, एनर्जी लेवल्स में, वो कहलाएंगे वैलेंस बैंड, और जिन एनर्जी लेवल्स पे जाने पर वो कंट्रीब्यूट कर सके इलेक्ट्रॉन फ्लो को, वो कहलाएगा कंडक्शन बैंड, वो कहलाएगा कंडक्शन बैंड। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पहले बताओ क्या यहां तक की कहानी समझ आई है? हां सर, समझ आई है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। आप देखो यहां पे आइसोलेटेड एटम कौन सा? SI का, और ये दोनों है आउटर शेल। उसके नीचे की बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो समझ में आ रहा है। वो हमने सोडियम में बात करके देखा कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो आउटर शेल का होता है, उनकी बात करेंगे। तो 6n स्टेट्स, ध्यान समझो, 6n स्टेट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 स्टेट्स में ये अगर 3s 3p अकेले अकेले सिंगल हो तो ये एनर्जी स्टेट, पर अगर आपने एटम से लिया तो 6n स्टेट यहां क्रिएट होंगी, 2 स्टेट्स यहां क्रिएट होंगी, 6n स्टेट्स यहां क्रिएट होंगी, 2 स्टेट्स यहां पर क्रिएट होंगी, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, हां सर, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अब ये 6n स्टेट पे फैलेंगे ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे के 2 करेंगे, ये फैलेंगे, असली में देखा ओवरलैप, क्या करेंगे, ओवरलैप, और ओवरलैप करके आप समझो ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है ना, आप समझो 1/r के साथ बनाया जा रहा है। 1/r मतलब अगर उनको पास लाते जाओ, तो 6n स्टेट को पास लाते जाओ तो क्या हो रहा है, आप समझे उस बात को। 1/r, ध्यान समझो कि अगर आप जब इधर से इधर आ रहे हो तो 1/r बढ़ रहा है तो r घट रहा है। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। आप ऐसे समझो, तो आप ऐसे समझो कि जब 1/r 0 था, मतलब सारे पार्टिकल्स अनंत, इस ग्राफ से बनाने समझने का प्रयास करना। 1/r क्या है? r डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, बोलिए, अच्छी बात। अब आप समझो कि हमने देखा कि अगर ध्यान समझना कि अगर आप 1/r 0 है, 1/r क्या है? 0, यानी कि r की इन्फिनिटी मतलब आइसोलेटेड है, सब आइसोलेटेड है, तो 6n स्टेट्स बिल्कुल एक ही है और 2 स्टेट्स भी एक ही, धीरे-धीरे हमको पास मिला है। एक जगह से जहां पे ये ऐसे बिखरना चाहता है, बस समझ में आया ग्राफ से। अब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, मेरा रूल नहीं है, मैंने नहीं बनाया है, एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्टेड ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल
प्रिडिक्टेड ग्राफ। ठीक, तो मुझे कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो तुम्हें बोला चमका कल जाने समझो हमारे पास एटम से किसके सिलिकॉन के उनको अपन पास लाए, धीरे 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 उनको अपन पास लाए। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। जब उनको पास लाए तो उनके एनर्जी लेवल्स का क्या हुआ, कौन से वाले कैसे आउटर का, क्योंकि मैं आउटर से मतलब उसका हमने ग्राफ बनाया 1/8 और एनर्जी लेवल्स का। ओहो वो भी सिर्फ आउटर का मतलब 3s और 3p 3s और 3p। जब r 1/0 है तो सारे पार्टिकल्स अनंत पर है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल 6n पर जो होंगे, जो 6 3p में होंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होंगे, सबकी एनर्जी स्टेट सेम होगी, तो 6 एनर्जी स्टेट सेम होंगे, ऐसे 2 एनर्जी स्टेट सेम होंगे। और जैसे जैसे आप 1/8 को बढ़ाओगे वो पास लाओगे, टाइम में इंटरेक्शन चालू होगा तो एनर्जी लेवल्स अपने आप ऊपर नीचे करना चालू करेंगे। वो प्रैक्टिकल ग्राफ क्या है और किस जगह पर 1/8 की दूरी होती है, याद की दूरी होगी, जो हमें एटमॉस्फेयर में सिग्नल मिलता है उस समय कैसी स्थिति होती है, कैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एटम एनर्जी लेवल्स, वो हमें याद होने चाहिए, हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। इस स्लाइड से ही कहानी को स्टार्ट करूंगा, दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर क्योंकि ये कहानी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसी स्लाइड से अगले टर्म की कहानी को शुरुआत करूंगा। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको फील कराने में सक्षम रहा होगा। धीरे धीरे बोला करने की जरूरत नहीं है, अगले लेक्चर भी फील वाले ही चलेंगे, फिर जाके थोड़े में चलाने लगेंगे। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हां सर एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो अपना जोश जुनून बनाए रखिए, लगते रहिए पर